नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, आज आपसे मुखातिब हूँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे टैक्स फ्री इकोनॉमी, कर मुक्त अर्थव्यवस्था। इसके पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, जैसे कि कुछ स्तुतिगान जरूरी होता है, आइए हम अपने परम राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ लोगों का जो है मनन, उनकी स्तुति कर लें। तो हम अपनी स्तुति शुरू करेंगे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम से संविधान बनाया। अंग्रेजों के नियम जो उन्होंने भारत की सेवा के लिए बनाए थे, भारत की स्वामी भक्ति के लिए बनाए थे, भारत का कल्याण के लिए बनाए थे, उन सभी नियम कानूनों को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। और अंग्रेजों ने जो तंत्र पैदा किया था, माननीय नेहरू जी ने अपनी राष्ट्रीयता और देश प्रेम की उस अलख को जलाए रखा और वो सब व्यवस्था देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए एज इट इज जो है ना अडॉप्ट की गई, जिससे यह तंत्र जो अंग्रेजों के समय में आपकी अच्छी सेवा करता रहा है, आगे चल के भी आपकी सेवा में कोई कमी ना आए, इस बात का ध्यान रखा गया। तो इसके बाद पुनः देशभक्ति और राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वो व्यवस्था की जिससे कि आपको एक ऐसा पार्टी तंत्र मिल सके जो कंपनी के रूप में विकसित हो सके, परिवार के रूप में विकसित हो सके, जिससे उन्हें अपनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति का परिचय देते हुए अपनी संतानों को प्रधानमंत्री बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसी जो है कूट रचित व्यवस्था उन्होंने देश प्रेम और भक्ति को अंजाम देने के लिए की। मैं उनका सत सत नमन करता हूं। इसके बाद एक से एक जो है ना नियम कानून बनाए, जैसे कि आपको मालूम है कि उनकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड एक्ट को अमेंड किया। मनमोहन सिंह जी ने 2013 में वक्फ बोर्ड को अमेंड करके और ऐसा प्रावधान कर दिया राष्ट्रीयता और देशभक्ति से कि हिंदू भारत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। इससे बड़ी जो है देशभक्ति और राष्ट्रीयता कुछ हो नहीं सकती है। तो मैं उनको भावना का नमन करता हूं। और उन्होंने एक के बाद एक ढेर सारे जो है कानून लाए, जिसमें कि वर्सेस प्लेसेस एक्ट 1991 है, जिसके कारण जो आताताई आक्रमणकारी जिन्होंने आपकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता के कारण हत्याएं की, आपकी महिलाओं का सील भंग किया, आपके मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उसको मस्जिदों में कन्वर्ट किया, ऐसे आताताई आक्रमणकारियों की देशभक्ति और को जो है उन्होंने पूरा रिकॉग्निशन देते हुए इस वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बनाया है। मैं कांग्रेस का इन तमाम चीजों के लिए हृदय से नमन करता हूं। अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कही, क्योंकि इस परिवारवादी प्राइवेट कंपनी नुमा पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोट दिया। उसने पैसे लेके टिकट दिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया। उन्होंने अपराधियों को दिल खोल के वेलकम करते हुए देशभक्ति और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर उन्हें भी टिकट दिया। और जो दूसरी पार्टी से राष्ट्रीयता और देशभक्ति के कारण इनकी पार्टी में आ रहे थे, उन्हें फड़ बिछाकर जो है स्वागत किया और अपनी पार्टी में लिया। और इस प्रकार हमने जो है देशभक्ति और राष्ट्रीयता की नींव रखी। मैं उनका नमन करता हूं। अभी तक क्राइम फ्री भारत
की जो सोच थी कि कैसे जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित किया जाए, कैसे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जाए, जहां पर कि खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध हो, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय नोटिफिकेशन के साथ ही सुप्त हो जाएंगी और वो किसी का यदि चुनाव प्रचार करती हैं तो वह संज्ञेय अपराध होगा। इसके बाद मैं साइबर क्राइम फ्री भारत की बात कही, क्योंकि वह बहुत आवश्यक है, तभी हम पेपर करेंसी मुक्त भारत को ला पाएंगे। अब पेपर करेंसी मुक्त भारत यदि हो जाता है तो इस देश का बड़ा कल्याण होगा। मुझे नहीं मालूम ये राष्ट्रीयता से परिपूरित देशभक्त राजनेता इतने बड़े जो है राष्ट्रीय हित के काम को उनकी राष्ट्रीयता करने की इजाज़त देगी कि नहीं देगी। यदि यह देश पेपर करेंसी मुक्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर साबित होगा। पेपर करेंसी मुक्त होते ही ना तो कालाबाजारी संभव है, ना भ्रष्टाचार संभव है, ना जो है आपके ड्रग माफियाज के लिए पैसा पहुंचेगा, ना नक्सल माफियाओं के लिए पैसे पहुंचेगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग को पैसा पहुंचेगा। लेकिन हमारे ये देश प्रेमियों और देशभक्ति, जिसमें से कि 42% अपराधी भी हैं, मुझे लगता है कि उनकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति उन्हें ऐसा करने का संभवतः इजाज़त नहीं देगी। लेकिन मैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी हूं, उनका बड़ा समर्थक भी हूं। मैं उनसे प्रशंसा करता हूं। विशेष तौर पर 2 चीज़ों के बारे में मैं उनकी गौर प्रशंसा करना चाहूँगा। पहली बात तो उन्होंने डिजिटल करेंसी को स्थापित करने का इस बजट में घोषणा किया और आरबीआई को निर्देश दिए। आरबीआई ने भी उनके आदेशों को पालन करते हुए एक बहुत अच्छा अनूठा काम अभी कुछ दिन पहले किया, जिसके तहत आप फीचर फ़ोन, जो बेसिक फ़ोन है, जो कि स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके माध्यम से भी आप पेटीएम जैसे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है उपयोग कर पाएंगे और आप पेमेंट कर पाएंगे। ऐसे तमाम जो है ना चीज़ें पेपर करेंसी मुक्त भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और यदि हमने एक अकेला यह यदि काम कर दिया तो भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक साथ निदान हो जाएगा। ना तो कालाबाजारी बचेगी, ना भ्रष्टाचार बचेगा, ना जो है ड्रग माफियाज को पैसे पहुंचेंगे, ना नक्सल्स को पैसे पहुंचेंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग को पैसे पहुंचेंगे। तो टेररिज्म से लेके, ड्रग माफिया से लेके, नक्सल से लेके देश के विभाजन में लगी सभी शक्तियां स्वतः ही जो है उनको अर्थ जो है ना हीन हो जाएंगी और उनको जब पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख भी जाएंगी। बट सवाल उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हुए और एक समय सीमा में घोषणा करें और उसके पहले 6 महीने जो है साइबर क्राइम फ्री भारत बनाएं, जिसका मैंने वीडियो जारी किया है, और अगले 1 साल जो है पहले से ही डेट घोषित हो कि कब से वो पेपर करेंसी मुक्त भारत कर रहे हैं, जिससे लोग बाग इस दौरान बिना किसी दिक्कत के 2016 की जो डिमोनेटाइजेशन की है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो भी आवश्यक कदम है वो सब उसके पहले उठा लिए जाएं, लोगों को पर्याप्त अभ्यास दिला दिया जाए और इसके बाद हम ऑन पर्टिकुलर डेट पूरे देश को हर करेंसी को डिमोनेटाइज कर देंगे और हमारे 100% पेमेंट डिजिटल करेंसी के माध्यम से होंगे। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो इसके साथ ही हम टैक्स फ्री व्यवस्था लाएंगे। यह टैक्स फ्री अर्थव्यवस्था या कर मुक्त भारत एक गेम चेंजर होगा। आज हमारी जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। वो होटल में जाता है तो उतना बिल आता है कि उसे जो है पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। याद करिए, पहले एक कमाने वाला होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी
और 20-20, 25-25 परिवारों को एक व्यक्ति पालता था और प्यार भी देता था। आज पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और अपने एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में, अच्छा जो है ना वो करने में उनको पसीना आ जा रहा है। इतनी महंगाई की मार हो गई है। तो जैसे ही हम कर मुक्त करेंगे तो ना इनकम टैक्स होगा, ना कस्टम होगा, ना एक्साइज होगा। तो हमारी जो एक्साइज के लालच में जो हम तंबाकू से लेके दारू जो है हमने पाउच में गांव-गांव में भेज दी है, उस समस्या का भी निदान हो जाएगा। आज यह बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो मजदूर वर्ग है विशेष तौर पर, वह खाना नहीं खा रहा है। वो शराब का पाउच और नमकीन खाता है, उसका शरीर खोखला हो गया है। फ्रीबी से हमने उसको जो है आत्मसम्मान विहीन कर दिया है। इन राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत आधे अपराधी राजनेताओं को मैं अगेन हृदय से नमन करता हूं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जो कि दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वह जो है इस देश को न केवल पेपर करेंसी मुक्त करें बल्कि टैक्स फ्री भी करें। फिर आप कहेंगे कि देश को चलाने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हमारी क्या व्यवस्था होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चाहें तो किसी भी अर्थशास्त्री को मुझसे संवाद करने के लिए भेज सकते हैं। हमें टैक्स हटाकर 2% की एक ट्रांजैक्शन फीस हम रखेंगे। तो यदि धन जो है एक बहता हुआ पानी जैसा होता है, वो जितने हैंड्स यदि तय करेगा उतना % जो है टैक्स गवर्नमेंट को उसी दिन उसी क्षण मिल जाएगा। तो यदि धन ने एक दिन में 50 हाथ यदि एक्सचेंज कर लिए तो लगभग 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाएगा, जो कि 100% बेस के ऊपर होगा। अभी मैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने विभिन्न उसमें जो है बजट की चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम करते हुए इनकम टैक्स का बेस 3.8 करोड़ से बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर लिया है और अब 8 करोड़ लोगों से हम लगभग 10 लाख करोड़ जो है इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। यदि 137 करोड़ व्यक्ति और 50-50 हैंड यदि बदलने की बात करें तो कितनी अकूत जो है संपत्ति हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगी, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एक बड़े स्तर पर ले जाएंगे। क्योंकि आज हमारे राजनेता सोच नहीं पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर दिमाग होने पर और टेक्नोलॉजी होने पर, चूंकि हमने ठीक ढंग से हब क्रिएट नहीं किया है, अन्यथा हमारा यंग ब्रेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके माध्यम से इस देश को टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे ले जा सकता है। जब भी अधिकांश बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समय भारतीय हैं और वो ऐसे भारतीय हैं कि उन्हें इंडिया में ठीक ढंग से जॉब भी नहीं मिला, तो उससे ज़्यादा प्रतिभा भारत में अवेलेबल है। आवश्यकता है तो एक इकोसिस्टम अवेलेबल कराने की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, आज का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है उससे 4 गुना रेवेन्यू तो अकेला क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करेगा। और जो ट्रांजैक्शन फीस 2% वाला मॉडल है, ये मुझे नहीं मालूम है कि 10 गुना रेवेन्यू क्रिएट करेगा कि कितना रेवेन्यू क्रिएट करेगा। तब आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, हमारा समृद्धि कहाँ जाएगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कहाँ जाएगी। हम जो है इस देश को कुछ ही सालों में एक विश्व के सबसे समृद्धशाली देश के रूप में विकसित कर पाएंगे। जब भी हम पहले भी जो है समृद्धशाली रहे, 11 सेंचुरी तक भारत का
ग्लोबल इकोनॉमी में 33% शेयर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी को हेड करेगा। हम पहले भी ग्लोबल इकोनॉमी के हेड रहे हैं, और वो भी 1-2 नहीं, फर्स्ट सेंचुरी से 11 सेंचुरी तक एक OECD की एक रिसर्च थीसिस है, उसको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आप लोगों का कि उसे पढ़िए, जिसके हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक भारत जो है इकोनॉमी के शीर्ष पे था, और लगभग 33% इकोनॉमी में भारत का शेयर हुआ करता था। ये बाद में जब आताताइयों ने आक्रमण किया, मुगलों ने जो है आक्रमण कर किया, मुगलों ने जो है ना अत्याचार किए, अंग्रेजों ने अत्याचार किए और इसकी लूट करके यहाँ से ले गए, उसके कारण हम गरीब होते गए। भारत जो है एक सोने की चिड़िया था। यदि हम सही रूपे से प्रयास करें तो भारत जो है सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का हाथी हो सकता है। हमारी जमीन फिर से उपजाऊ हो सकती है। हम जो है मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट्स, फॉडर प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, मिल्क रिच भारत, जिसके तहत जो है हर फार्म पर एक गौशाला भी होगी और बी केंद्र भी होगा जिसमें कि शहद पैदा होगी, और चारों तरफ एक 10 फीट गहरी खाई होगी। एक खेत की खाई दूसरे खेत से जुड़ी होगी और फाइनली वो वाटर बॉडी से जुड़ी होगी। तो साल भर जो है हम वाटर की हार्नेसिंग करेंगे, हमारा पानी का जो लेवल पुनः 8 से 10 फीट पर आ जाएगा। इतने सारे पेड़ जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी ट्रंच और पेड़ों की जड़ों के माध्यम से नीचे जाएगा, उसे बहकर फ्लश फ्लड नहीं बन पाएगा। तो फ्लश फ्लड भी नहीं होगा, फ्लड की प्रॉब्लम, बाढ़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सूखे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लौट के आते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम अलग से 3 या 4 सेशन हम एग्रीकल्चर पर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर और एक पूरे इकोसिस्टम पर जो है ना चर्चा करेंगे, जिसमें हम CFB के एग्रो और आयुष मॉडल की चर्चा करेंगे। लेकिन आज विषय है कि टैक्स फ्री इकोनॉमी, टैक्स फ्री भारत। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आपको डेवलपमेंट के लिए जो आज पैसा अवेलेबल है उससे 4 से 10 गुना पैसा अवेलेबल होगा, आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और देश की समृद्धि को आप बहुत आगे ले जा सकेंगे। तब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राष्ट्रभक्त, देशभक्त की राष्ट्रीयता, देशभक्ति लोगों को महंगाई से मारने के लिए काम करे। लिहाजा मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी हम इन कानूनों में चेंज करें और क्रम से पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री भारत, बाद में पूरा क्राइम फ्री भारत भी आएगा जिसमें कि 5 सर्टेनिटी होंगी और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी होंगी। इसके बाद पेपर करेंसी मुक्त भारत, देन टैक्स फ्री भारत। ये चूंकि आपस में सब जुड़ी हुई चीजें हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो इसे करें। साथ ही मैं आम जनता का आह्वान करता हूं कि कृपया क्राइम फ्री भारत की जो ऊर्जा केंद्र का फिलॉसफी है उसे समझें। हम ऊर्जा केंद्र के माध्यम से संकल्प लेते हुए अपने को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। अपने को ऊर्जाकृत करने कैसे किया जाए, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी जारी किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे बारीकी से सुने और बारीकी से उसका अध्ययन करें। बहुत आसानी से हम जो है ऊर्जा केंद्र को स्थापित कर सकते हैं। हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अभी थोड़ी देर से बनाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज की जो व्यवस्था है
जिसमें कि देश के में जहां पर कि एक चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र और साक्षर होना जरूरी है, वहां क्या वजह है कि हमारे राष्ट्रीय प्रेम और देश भावना से ओतप्रोत राजनेता अनपढ़ भी हों, गवार भी हों और अपराधी भी हों। तो कानून के निर्माता अपराधी क्यों, इस बारे में मैं पुनः जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपसे प्रार्थना की गई है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करें, जिससे पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित हो, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित हो और अपराधी विहीन जो है ना राजनीति स्थापित हो। यह बहुत सरल काम है। यदि आप चाहेंगे तो मैं एक इसका ड्राफ्ट जो है क्या परिवर्तन करना है वो भी हम अपनी टीम से बनाकर आपको पेश कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आज की व्यवस्था एक आसुरी शक्ति की व्यवस्था हो गई है। यह लोग ना केवल स्वयं अपराधी हैं, बल्कि इन्होंने अपने चारों ओर अपराधियों का एक जमघट इकट्ठा कर लिया है। इनके चारों ओर गुंडा, मवाली और अपराधी जो है इनको घेरे रहते हैं, जिनको यह कभी कभी अपना कार्यकर्ता भी कहते हैं। यह लोग इनके साथ मंच पर बैठते हैं, इनके स्थायी वारंट होते हैं, जिनको पुलिस को उठा के इन्हें जेल में भरना चाहिए, वो पुलिस इनको सैल्यूट करने के लिए विवश है। इनके राजनेताओं की देशभक्ति और राष्ट्रीयता से प्रेरित ये गुंडा मवाली आजकल जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, जनता की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, दुनिया भर के जितने अवैध काम है वो कर रहे हैं और उस अवैध काम का जो है ना पैसा इन राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को पहुंचा रहे हैं। और कहते हैं कि चारों तरफ लूट मची हुई है, हर कोई लूट रहा है, जनता लुट पिट रही है, जनता को जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। इस आसुरी व्यवस्था से लड़ने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपने आप को ऊर्जाकृत करें, और ऊर्जा के लिए कृत करने के लिए बहुत साधारण सा चीज है कि हम में से आप सभी लोग जो है ऊर्जाकृत हो सकते हैं। तो इसमें जो ढेर सारे हमने वीडियो जारी किए हैं, कृपया उन्हें बारीकी से और ध्यान से सुने। आपको 2 संकल्प लेना है कि अच्छा, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। लिहाजा ऊर्जा केंद्र को उन लोगों से जो उसके प्रभाव क्षेत्र में हैं, जो बरसों से उनसे जुड़े हुए हैं, जो 1-to-1 रिलेशनशिप रखते हैं, केवल उन लोगों पर फोकस करना है। इन लोगों में भी कुछ पत्थर होंगे, तो ऊर्जा केवल मैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लोहे के छड़ को ही प्रभावित करके उसे मैग्नेट बना सकती है। लिहाजा जो आपके आसपास आपके प्रभाव क्षेत्र में पत्थर होंगे, शुरू में आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उन पर ज्यादा एनर्जी मत खर्च करिए। बाद में ये बड़े बड़े पत्थर न केवल बड़ा बड़ा लोहा और बड़ा बड़ा मैग्नेट बन जाएंगे, बल्कि ये ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनेंगे। लेकिन शुरू पर मैं इसमें एनर्जी खर्च मत करिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 2 काम करिए। पहला काम, आपका प्रभाव क्षेत्र गांव का है, कस्बे का है, मोहल्ले का है, शहर का है, जिला का है, पूरे देश का है। वह आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्षों तक किस तरीके के लोगों से संपर्क है। उसी के आधार पर आप अपने आप को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संभागीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, कस्बा स्तरीय, मोहल्ला स्तरीय या गांव स्तरीय, जो भी आपको लगता है कि आपका प्रभाव क्षेत्र ऐसा जैसा है, उस हिसाब से आपको उस लेवल का ऊर्जा केंद्र आप अपने आप को घोषित करिए। अब आपको संकल्प लेना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को यथावत करते हुए बचे हुए समय में जो भी समय आपके पास है, उसका आधा समय संकल्पित करिए। आधा समय इसलिए संकल्पित करना है जिससे आपका संकल्प ना टूटे। तो आपने 2 काम कर लिए। आपका जो ऊर्जा केंद्र है उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, और दूसरा आपने काम कर लिया कि आप उसमें कितना समय लगाएंगे। इसके बाद आपको 2 काम करना है। एक तो क्राइम फ्री भारत मेंबरशिप ऐप के माध्यम से, जो कि अभी जारी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उसके माध्यम से या लिंक के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप प्राप्त करिए।
और चूंकि यूट्यूब को हमने सूचना के आदान प्रदान का प्रमुख जो है ना कि वो बनाया है, लिहाजा आपसे निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप जो ना ये सब्सक्राइब करने के बाद एक आप संकल्प लीजिए कि मैं जो है ना संकल्प लेता हूं कि मैं जो है अपने आप को इस लेवल का ऊर्जा केंद्र जो है ना घोषित करता हूं और इसे ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, प्रचार केंद्र नहीं बनाएंगे। और जिन लोगों से हमारा वर्षों से संबंध है हम उनमें ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे। और ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए जिन वीडियो जिन ऑडियो से आपको ऊर्जा मिल रही है उनको चिन्हित कर लीजिए। जब आप उनसे संगोष्ठी करेंगे तो उस समय वो ऑडियो वीडियो उनको सुनाइए। यदि आपको कुछ सप्लीमेंट्री बातचीत करना है तो वो करिए और उनको भी इसी तरीके से संकल्प दिलाइए। आप जिन जिन लोगों को ऊर्जाकृत करते जाते हैं तो क्राइम फ्री भारत CFB ऊर्जा समूह और ब्रैकेट में अपना नाम लिख लीजिए, राइट। और उसमें प्रतिदिन जितने लोगों को ऊर्जा समूह को जोड़ते हैं उसको ग्रुप में डालते जाइए। और जब आप संकल्प लें उसका वीडियो बनाएं, उस वीडियो को भी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और आप यदि आपके ग्रुप में कुछ मुखर लोग हैं जो कि विस्तार से कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है, तो यदि ऐसा कर सकते हैं तो उनका इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू ले लीजिए और यह अपने ऊर्जा समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और इसी तरीके के कार्रवाई जिनको आप ऊर्जाकृत करेंगे वो करते जाएंगे और ऊर्जा से ऊर्जा का जो है विस्तार होते होते पूरा देश ऊर्जाकृत हो जाएगा। इसमें कबीर दास जी की यह कविता काम करेगी कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मतलब ये ऊर्जा का प्रभाव बढ़ते बढ़ते जो भी इसके नज़दीक पहुंचेगा वो भी ऊर्जाकृत हो जाएगा। और शुरू में जो पत्थर थे, जो इनसेंसिटिव थे, जो पेसिमिस्टिक थे, उनमें उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो कब पत्थर से जो है ना लोहा हो गए और लोहे से महाचुम्बक और महा ऊर्जा केंद्र बन गए। क्योंकि ऐसे लोग जो हठधर्मी हैं वो बड़े जो है ना ऊर्जा केंद्र बनेंगे। 1 मिनट के लिए समझते हैं कि ऊर्जा केंद्र के माध्यम से हमारा क्या भला होगा, क्या हमें उससे और फायदे मिलेंगे, फिर देश को क्या फायदा मिलेगा उसको बाद में करते हैं। तो जैसे ही आप ऊर्जा का केंद्र अपने आप को बनाएंगे आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आज जो व्यवस्था को लेकर हम सब हताश हैं, हमारी हताशा खत्म हो जाएगी। हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा। और जितना समय अब हम लगा रहे हैं, यदि हम उतना समय लगाते हैं तो आज की तुलना में हम आज से कई गुना अधिक जो है धन कमा पाएंगे। तो धन के मात्रा में भी वो है। और चूंकि आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं तो आप क्या अपने समाज में, अपने लोगों में मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप जो है धीरे धीरे पूरे देश को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, यह एहसास भी बढ़ा जो है ना होगा। और इस ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत का मिशन स्टेटमेंट के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम क्या चाह रहे हैं उसका वीडियो चलाकर हम उनसे अनुनय विनय कर पाएंगे, उनसे प्रार्थना कर पाएंगे। और हमारे माननीय मोदी जी बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं। वो अभी अवेलेबल व्यक्तियों में से सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि वो हमारी ऊर्जा केंद्रों की अनुनय विनय और प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। यदि अपने अहम में यदि ऐसा नहीं होता है तो हम काली पट्टिया और काले वो बांध कर काले अंग्रेज जाओ, ऐसा ऊर्जा केंद्र के क्षेत्र में जब भी कोई एक काले अंग्रेज पहुंचेंगे तो हम ऐसा कह के उनको जो है हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, उनको विवश करने की कोशिश करेंगे। और जब वो हम उनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उनके किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, उनके दरबार की शोभा नहीं बनेंगे और साथ में ये नारे भी लगाएंगे कि काले अंग्रेज वापस जाओ, तो संभवतः उन्हें ये महसूस होगा कि ऊर्जा केंद्रों की बात अब जन जागरण के बाद इग्नोर करना संभवतः उनके हित में नहीं है। और यदि वो बेवश होकर भी हमारी सब प्रार्थनाएं सुन लेते हैं
और नियम कानून से लेके जितनी भी बातें हमने अभी कही हैं, यदि वो परिवर्तन ले आते हैं, जिसके लिए वो सक्षम भी हैं, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक में मैंने उनको वोट भी दिया है, जिसके लिए उनके पास मेजॉरिटी भी है, तो वो जो वर्तमान प्रवृत्ति है कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो अपने चरित्र की इस कायरता को त्याग कर जो उनका 56 इंच का सीना है उसका जो है एहसास देते हुए जो भी गड़बड़ियां इन पूर्व के राष्ट्र प्रेमी देशभक्तों ने कानून के मंदिर में षड्यंत्र पूर्वक गड़बड़ियां की हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि उसी कानून के मंदिर में बैठकर जो है वह सभी नियम कानूनों को दुरुस्त करते हुए उन सब गड़बड़ियों को दूर करें और यदि उनको आवश्यक लगता है तो 365 दिन जो है अगले 2 वर्षों को में जो है पार्लियामेंट को चलाएं और ये सुनिश्चित करें कि नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड। यदि किसी अहम के कारण, किसी अहंकार के कारण यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तब क्राइम फ्री भारत जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मजबूरी में अवतरित होगी और इसके संविधान में ही ये पहले से लिख दिया जाएगा कि 5 साल में यह विलोपित हो जाएगी, क्योंकि यह पार्टी विहीन प्रजातंत्र में विश्वास रखता है जिससे आगे कोई इस पार्टी का दोहन ना कर सके, लिहाजा यह उसमें लिख दिया जाएगा। क्योंकि हम 2022 से 2024 के बीच में उन जो है कर्मयोगियों को पहचान पाएंगे, उनको हम ऊर्जा केंद्र और महा ऊर्जा केंद्र में विकसित कर पाएंगे, तो वो 545 कर्मयोगियों को हम जो है प्रार्थना करेंगे उनसे और उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे और 100 या 133 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के हम अपने 545 कर्मयोगियों को जिता पाएंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को उनके ही गेम में हम उनको मात देंगे। इसके बाद जितनी भी चीजें हमने सोची हुई हैं वो 5 साल में उन्हें किया जाएगा और क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी खुद विलुप्त हो जाएगी और एक राष्ट्रीयता की, एक समृद्धि की एक नई मिसाल कायम होगी। मैं एक बार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह कॉन्सेप्ट को समझें। यदि आप अनुनय विनय और प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो हम आपको अपने सिर पे बिठाएंगे। हम जो है ना थाली, दीपक और वीडियो के माध्यम से आपकी सराहना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों से या 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आपको 545 सीट दिलाएंगे, तो आप 303 से 545 सीटों पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि यह देश के लिए हित का सौदा है, देश के लिए समृद्धि का सौदा है। देश जो है वर्तमान जहर मुक्त जो है व्यवस्था से बाहर निकल पाएगा, वह दीर्घायु भी होगा, निरोगी भी होगा और सही मायने में जो आत्माएं जन्म ली हैं उन्हें को एक सही मकसद मिलेगा। चारों तरफ एक खुशी का जो है माहौल होगा और सही मायने में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो चारों तरफ जो है ना होगी और जो वर्तमान हर आदमी दुखी है, हताश है, उससे वो बाहर निकल पाएगा। तो मैं अपने पूरे जो है लोगों से, पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया ऊर्जा केंद्र, क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्र का संकल्प लें और जैसा मैंने समझाया है और भी वीडियो जारी किए हैं उनको भी देखें और इस ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था को हम विस्तारित कर पूरे देश को इस व्यवस्था में कर लें। जैसा कि कबीर दास जी ने अपने दोहा में कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मुझे भरोसा है कि आप हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।